नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का directstudy.com में स्वागत है। दोस्त आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम चल रहा है अभी, मतलब सॉरी आने वाली है स्टेट का एग्जाम। तो कहीं ना कहीं उसमें जो 10th और 9th के जो स्टूडेंट होंगे, मतलब जो शिक्षक बनना चाहते हैं 9th और 10th के, उनके लिए एक अगर साइंस सब्जेक्ट अगर उनका होगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से कोई भी उनका होगा, तो कहीं ना कहीं उनको इसका एक स्पेशल एग्जाम देना पड़ता है 100 मार्क्स का। तो सोच कर देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना सारा क्वेश्चन उसमें आएगा। तो अगर आपने अभी तक सही से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आज के सेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रैक्टिस है, क्योंकि आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ, इसमें पीवाईक्यू है, आप देख सकते हैं। आज सेट पहला है जो जस्ट पहले एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं दिया हुआ है, उसी को लेकर आया हूँ। ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है मिशन सरकारी नौकरी के तहत चल रहा है, और ये क्रैश कोर्स आपको कहीं ना कहीं पूरा बुक कंप्लीट करा देगा ये। ठीक है, स्टेट के लिए यूथ कंपटीशन का किताब है, हर कोई इसको पढ़ना चाह रहा है आज के डेट में। तो निश्चिंत होकर शांति से अभी से शुरुआत कर रहा हूँ क्लास का। बस इतना ही कहूंगा, विश्वास करके बने रहे लास्ट तक वीडियो में, ताकि ये आप देख सके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं सबसे पहले। दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ, और मैं पिछले 2009 से टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। आज के डेट में यदि देखा जाए तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखा हूँ, तकरीबन 15 साल का आज एक्सपीरियंस होने जा रहा है टीचिंग लाइन से। 2020 से जनरल कंपटीशन का पढ़ाना स्टार्ट किया था। एसएससी, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम में मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट है। क्यों सेलेक्ट है? क्योंकि मैं खुद भी सिलेक्ट हूँ दोस्त। मैं आज खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कंप्लीट कर रखा हूँ। और इतना ही कहूँगा कि जितने भी सारे मेरे क्लासेस चलते थे पहले, ऑफलाइन में चला करते थे, सारे ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। ऑनलाइन क्लास जो है मैं चला रहा हूँ, साथ में आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो किताब है, जिसका यूथ कंपटीशन के नाम से जाना जाता है, इसमें बिहार स्टेट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है ये। विज्ञान स्पेशल हम लोग आज क्लास चल कर रहे हैं, जिसमें कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान सभी आएंगे क्लास 9th और 10th के टीचर बनने के लिए। सॉल्व पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देख लीजिए, यही इसका हेडिंग है। देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2023 का था क्वेश्चन, विज्ञान के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट सेकेंड है, 9 सितंबर 2023 को ये आया था एग्जाम में। फर्स्ट पेज के थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा धुंधला है, बट आपको दिख जाएंगे। मैं पढ़ भी रहा हूँ क्वेश्चन, मैं पढ़ूंगा भी अभी, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, समय नहीं बर्बाद कर सकते क्योंकि बहुत 100 क्वेश्चन करना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है? तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी माइक्रो प्रोपागेशन। इसमें क्या किया जाता है, किसी पौधा के छोटे से अणु को या उसके छोटे से भाग को निकाला जाता है, और उसी से एक बड़ा पौधा तैयार किया जाता है। तो इसको उत्तक संवर्धन विधि द्वारा अगर कहा उत्तक निकाला जाता है, इसको सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में माइक्रो प्रोपागेशन बोलते हैं। एग्जाम में आपको ज्यादातर चांस रहता है माइक्रो प्रोपागेशन दे, उसी के बारे में यहाँ कुछ डिटेल दिया गया है। उतना काम का पहला में नहीं है, इसलिए मैं इसका डिटेल नहीं कर रहा हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किस वर्ग से संबंध रखते हैं? ध्यान रखिएगा कितना खतरनाक क्वेश्चन सेट किया है। देखिए, ये बृहद पोषण होता है दोस्तों, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइक्रो नहीं, सूक्ष्म नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए और बी बोथ बना दिया है। बच्चे ज्यादातर मारे थे ए और बी दोनों, बट क्या है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है के एन पी करके बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही पौधों के लिए इंपॉर्टेंट में से एक चीज होता है। यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको मैं कर दिया हूँ फुल स्क्रीन में, आप रोक के वीडियो इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं तो सारे डिटेल पढ़ूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। हाँ, जहाँ-जहाँ ज़रूरत मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, वो सारा मैं समझा दूँगा। कृत्रिम खाद, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि, कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो आपके आंसर हो जाएगा केचुआ। हर कोई जानता है वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुआ का प्रयोग किया जाता है। सड़े गले पत्तियों, सब्जियों से इसका यूज़ किया जाता है। आपका साथ का बहुत ज़रूरत है दोस्त, अगर आपका साथ सही से मिलेगा तो ही कंप्लीट हो पाएगा 100 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जहाँ भी साथ का ज़रूरत है आप साथ देते रहिए। कहने का मतलब वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान के खेतों में, ध्यान रखिएगा, धान के खेतों में किया जाता है, जिससे मछलियाँ धान के खेती में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके।
मत्स्य पालन की यह विधि कहलाती है? मिश्रित मत्स्य पालन कहलाता है। अब समझिए जरा, पानी तो ऑलरेडी धान के खेत में लगा रहना चाहिए। अब इसमें कितना बेनिफिट हो जाता है कि मछलियों को जब छोड़ दिया जाता है तो एक तरह से उसके द्वारा मल मूत्र जो त्यागे जाते हैं वो कहीं ना कहीं खाद का काम करते हैं और धान का फसल भी बहुत अच्छा होता है, जिसको मिश्रित मत्स्य पालन बोलते हैं, कंपोजिट फिशिंग कल्चर। ठीक है, यहाँ पे एक और कल्चर के बारे में आपको बता दूं, ये जो देख सकते हैं सेरीकल्चर। तो देखिए, कच्चा रेशम प्राप्त करने के लिए शहतूत पेड़ों पर रेशम के कीड़ा को पालने को क्या कहा जाता है? इसी को सेरीकल्चर कहा जाता है। एक और कल्चर के बारे में आता है हॉर्टिकल्चर। तो उद्यान विज्ञान कृषि, जिसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, उद्यान विज्ञान कृषि के अंतर्गत क्या होता है? फल फूल सब्जी वगैरह औषधीय पौधे का या शौखीय फूल पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, मतलब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जरा, आलू में अगेती झुलसा, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, रोग किसके द्वारा होता है? अगेती झुलसा रोग हमेशा याद रखिएगा अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, अल्टरनेरिया सोलानी। अब इसका थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 9-10 तक बच्चा पढ़ के 11-12 उसको थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होते हैं। आलू मुख्य रूप से पौधे का तना भाग है, ये भी ध्यान रखना है, तना भाग होता है। आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलानी नामक कवक से होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, तो कवक है एक तरह से। इसका लक्षण आलू के बुआई के बाद, आलू के पौधे उगने से 3 से 4 सप्ताह के बाद आलू में दिखने लग जाते हैं, पत्तियों में दिखाई देने लगते हैं। इसमें पौधे की निचली पत्तियां छोटे छोटे लाल भूरे रंग के धब्बे में दिखाई देने लगते हैं। रोग बढ़ने के कारण आकार में वृद्धि नहीं हो पाता और सही से फसल नहीं हो पाता, तो इसको इलाज सही टाइम पे करना है। बहुत बार तो पौधा को हटाना पड़ता है, जिसमें ये बीमारी लग जाता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, लाल को नीला कर रहा है, आप फोकस कीजिएगा, लाल को नीला कर रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो ये एसिडिक होगा दोस्त, सॉरी उसका बेसिक होगा। लाल को नीला कर रहा है, जब लाल करे तो एसिडिक होगा। लाल करता ना तो ये 1 होता, 5 होता, 4 आंसर होता। यानी आप कहिए 0 से लेकर 6 तक, 7 तो न्यूट्रल है, तो 7 के पीछे 6 तक, 0 से 6 तक एसिड होता है। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 0 के तरफ होता है, और जैसे जैसे 6 के तरफ बढ़ेंगे एसिडिटी घटता है। और 7 के आगे अब आप बात कीजिए 8 से, एक सेकेंड, अगर आप 8 से बात करेंगे तो 8 से लेकर 14 तक, ठीक है, 7 तो न्यूट्रल होता है, यहां से यहां तक टोटल बेस होता है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस 14 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसमें क्या कहा है? पीएच मान लाल को नीला कर रहा है, तो नीला हमेशा बेस करता है, तो आंसर क्या मारिएगा? ये जो है 10, इसको मारिएगा आंसर आप लोग। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं, मैं फुल स्क्रीन में कर दिया हूं, आप थोड़ा देर वीडियो रोक के पढ़ लीजिए इसको, जो बात मैंने समझाया वही बात यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल की खोज किसने किया? ये बहुत बढ़िया है कि पीएच स्केल किसने खोला, तो आंसर डालिएगा आप, सारेंसन। सारेंसन ने पीएच स्केल खोला जाता है। कहा जाता है कि विलयन का पीएच मान उस विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता की माप करता है कि कितना एसिडिटी है और कितना बेसिक है वो। विलयन में द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों के सांद्र को निकाला जाता है लघुगणक विधि से। तो इतना ही ध्यान आपको रखना है ना, कि जो ऊपर मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, 0 से लेकर क्या है 6 तक एसिड होता है, जिसमें 0 सबसे स्ट्रांग है, धीरे धीरे घटते जाता है। 7 न्यूट्रल होता है, जो वाटर है, पानी है अपना, और 8 से लेकर टोटल 14 तक आप आगे में बढ़ेंगे तो धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा बेस। ठीक है, 7 उदासीन माना जाता है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरस, ध्यान रखिएगा सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर रखिएगा H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड तो पहला मारिएगा, देख रहे हैं ऑप्शन जान के दिया H2SO4। बच्चा हर बार में सल्फ्यूरिक एसिड जान लेगा, मार देगा H2SO4, लेकिन नहीं, सल्फ्यूरस का है, तो सल्फ्यूरस बोलते समय क्या आ जाता है? SO3 हो जाता है। सल्फ्यूरस अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है, इसका रासायनिक सूत्र H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस अम्ल का उपयोग उर्वरक, रंग द्रव्य, रंग दवा, विस्फोटक पदार्थ, दवा और अकार्बनिक लवणों में, एसिड के निर्माण में या पेट्रोलियम के संशोधन में, धातु कण प्रक्रिया में किया। धातु कण में प्रक्रिया होता है जिससे कि धातु एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड का संयुक्त अम्ल है। आगे आइए, अपकरण प्रक्रिया में क्या होता है? ध्यान रखिए, अपकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पे क्या हो जाता है? वो हो जाता है ऑक्सीकरण। यहाँ पे हाइड्रोजन का योग होता है, इसीलिए क्या है कि अपकरण हो जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे कुछ अंतर दिया गया है। ऑक्सी कहाँ गया? हाँ, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बारे में बता रहा था। ऑक्सीकरण के बारे में कहता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन के संयोग, देखिए मैंने अभी बोला है ना,
ऑक्सीजन के संयोग अथवा हाइड्रोजन के वियोजन, हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन सटना, तो ये ऑक्सीकरण है। लेकिन इसका उल्टा यहाँ लिखा गया, देखिए अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन के संयोग होता है, ऑक्सीजन का नियोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन अलग होता है। और भी देख लीजिए, ऑक्सीकरण में कहता है इस प्रक्रिया में परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कमता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अपकरण में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ऑक्सीकरण में विद्युत धनात्मक अवयवों की कमी हो जाती है, इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की वृद्धि होती है, क्योंकि ये देने वाला है और ये लेने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विद्युत ऋणात्मक अवयवों में वृद्धि होती है और इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव में कमी होती है, तो ये तो अपोजिट हुई है बात लिखा हुआ, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है दोस्त, बसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्त विकृति गंधिता, मतलब महकने लग जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा पानी के ऑक्सीकरण को कहते हैं, पानी के ऑक्सीकरण को क्या कहेंगे, तो आंसर आप क्या दे दीजिएगा, पहला ही दे दीजिएगा 2H2 प्लस O2, तीर का चिन्ह देगा 2H2O, क्योंकि यहाँ पे जल निर्माण की प्रक्रिया बताया गया, कैसे ये शुद्ध सूत्र है, मतलब बैलेंस जो बोला जाता है सो है, ये अनबैलेंस नहीं, नीचे वाला अनबैलेंस है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 है, परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए, तो 12 किसका है दोस्त, मैग्नीशियम को 12 बोलते हैं। कुछ यहाँ पे दिया गया, देखिए सोडियम का 11 है, कैल्शियम का 20 है, मैग्नीशियम का 12 है, पोटेशियम का 19 है, एल्युमिनियम का 13 है और क्लोरीन का 17 है। अब यहाँ इतना क्यों दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप चाहे तो इसको लिख ले और मतलब याद कर ले, इतना ही के ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आप कहेंगे इतना कौन मतलब अनुभव कर रहा होगा कि यही पूछे जाते हैं, तो देखो एग्जाम अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और एग्जाम के आधार पे ये पता होते हैं कि इस एग्जाम में किस लेवल का पूछा जाएगा, तो इस यही पूछा जाता है, तो इसको प्रैक्टिस करें आप। क्वेश्चन कह रहा है कि उस तत्व की संयोजकता, उस तत्व की संयोजकता बताया जिसका परमाणु संख्या 12 है, 12 होने पर संयोजकता क्या होता है, तो ध्यान रखिए 12 वाला का संयोजकता 2 होता है। अब कैसे निकलता है, तो पहला कक्षा में 2, उसके बाद 8, 10 हो गए, और उसके लास्ट में जो रहते हैं उसी को संयोजकता बोला जाता है, लास्ट में 2 होते हैं, इसीलिए इसका संयोजकता 2 है। देखिए इसी बात को यहाँ लिखा गया है, आप इसको मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ, आप वीडियो रोक के 1 मिनट इसको पूरा पढ़ लीजिए, आप जो मैंने अभी बोला बस एक लाइन में बोला, इसमें उसका पूरा डिटेल लिखा गया है। कह रहा है पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो अंतरा आणविक बल बोलते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा बल है जो आपस में कणों को बांध कर रखता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। गैस के कारण, कह रहा है गैस के कारण क्या होता है, तो एक दूसरे से दूर होते हैं, गैस के कण, सॉरी कारण नहीं, कण एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठोस के सबसे नज़दीक होते हैं, और जो क्या बोला जाता है लिक्विड होते हैं, यानी कि द्रव होते हैं, उसके थोड़ा सा द्रव की ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर रहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है, धुआं, द्रव और जल, गर्मी का अनुभव, तो ध्यान रखिए गर्मी का अनुभव क्या है, द्रव नहीं है, द्रव का मतलब यहाँ पे पानी वाला द्रव्य नहीं है, ये इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, मतलब देखिए हाँ वही है, द्रव का मतलब बहने वाला, द्रव का मतलब क्या होता है, जो बहता, फ्लूडिटी जिसमें हो, तो वही कह रहा है कि बहने वाला गुण, तो जल बह सकता है, आर्द्रता और धुआं बह सकता है, लेकिन गर्मी का अनुभव कर सकते हैं हम, वो बहता नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि उष्मीय ऊर्जा होता है, उष्मीय ऊर्जा क्या होता है, ध्यान रखिएगा पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होता है, कि उष्मीय ऊर्जा किसी चीज़ में, उष्मीय ऊर्जा क्या होता था, कहता किसी ऊष्मागतिकी तंत्र के नियम ताप पर किसी पिंड द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा उष्मीय ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइम है, सबलाइम बोला जा रहा है, तो आयोडीन को बोला जाता है। वे पदार्थ जो सामान्यतः पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट ठोस से गैस बन जाए या गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए, तो सब्लिमाइन करने वाला वो है। कपूर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए जरा, बढ़िया क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक कितना है, मतलब कितना पे खौलने लगेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, टिंडल प्रभाव दर्शाने वाला कोलाइडी मिश्रण होता है, कोलाइडी विलयन को टिंडल प्रभाव दर्शाता है, जिसमें टॉर्च जलाने पर उसमें आपको लाइन दिखेगा प्रकाश जाता हुआ। एवोगाद्रो नियतांक कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन पहला खत्म हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब बचा 2 ऑप्शन, जिसमें से 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ऑप्शन ठीक बनाया है कि बच्चा आराम से टिक कर सके, ज़्यादा
सोचना नहीं पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणविक है, मतलब जो अकेले रह सकता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब पूछो क्यों? क्योंकि नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, सभी क्या है? अक्रिय गैसेज है। ठीक है, यहाँ कह रहा है अक्रिय गैस उन गैसों को कहा जाता है जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सदा मुक्त अवस्था में रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसा करके जितना भी दिया हुआ है सबसे लास्ट कॉलम में डाला गया है आपके पीरियोडिक टेबल में। 8 है इसका संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस तत्व की परमाणु संख्या होती है, मतलब किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है? तो आंसर दीजिएगा प्रोटॉन की संख्या। परमाणु संख्या रियल में प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है? तत्व जो होता है मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंधन बनाता है? आयनिक बंधन बनेगा या सहसंयोजक बंधन बनेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल मतलब धातु होते हैं, उससे अभिक्रिया करके कोई भी रासायनिक मतलब यौगिक बन रहा होगा उसको हमेशा बोला जाता है क्या? आयनिक बंधन बोला जाता है, क्योंकि वो आयोनाइज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए जरा, बढ़िया क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि अगर कोई एक्स ऑक्सीजन की क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बना लेता है, मतलब ऑक्सीजन से आया, एक्स अभिक्रिया किया और लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है, चलिए तो ये जान लीजिए आप, ये होगा धातु, क्योंकि पहले से ही जान लीजिए ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, और एक्स आके उससे अभिक्रिया किया, ऑक्साइड बनाया था। हमेशा धातु के ऑक्साइड बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड नहीं बनते हैं। हम एगो हाइड्रोजन अब बाद में आता है बस, तो इसीलिए कहता है लिटमस में कह रहा है लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि लिटमस को नीला कर रहा है, बेस बनाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होता है और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? वो एसिडिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन एल्केन है? एल्केन का सूत्र पूछ रहा है, तो एल्केन के लिए, अच्छा हाँ, एल्केन के लिए पूछ रहा था। देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 तरह के होते हैं। तो एल्केन आपसे पूछा, तो इसमें सभी एल्केन है, ध्यान रखिएगा। अब कैसे आप जानेंगे? तो यहाँ पे दे दिया गया है, इस चार्ट को देखिए जरा। इस चार्ट में पहला है मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन। अभी निकल कैसे रहा है? तो इसके लिए आपको एक सूत्र जानना पड़ेगा। ठीक है, CnH2n+2, ये जो सूत्र है CnH2n+2, इसी के आधार पर निकल रहा है। n के जगह पर 1 2 3 4 गिनती आप डालते जाइए, जो भी निकलता जाएगा सूत्र बनता जाएगा। ठीक है, जैसे 1 डालिएगा तो C रह जाएगा, यहाँ पे H 2 दूनी 4 हो जाएगा, पहला मेथेन निकल गया। 2 डालिएगा 2 और 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर एथेन निकल जाएगा। तो इस तरह के हेक्सेन अभी और भी है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, 100 200 500 1000 ऐसे जाता रहेगा, मतलब लाखों करोड़ों तक ही जाता है, लेकिन मेनली 10 तक ही पढ़ना रहता है स्टूडेंट सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? फल पकाने के लिए क्या है? एथीन का प्रयोग किया जाता है। एथीन, एथिलीन उसी को बोलते हैं। तो एथिलीन कहाँ पे है? तो ये है C2H4, इसी को एथिलीन कहा जाता है। इसको, यह असंतृप्त होता है। अब असंतृप्त संतृप्त क्या है समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी नाम 3 को लिया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 को नाम लिया था ना। तो एल्केन जो है संतृप्त है, उसके अलावा एल्काइन और एल्कीन दोनों क्या है? असंतृप्त है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसीलिए ऐसा होता है। सिंगल बॉन्ड वाला ही संतृप्त हो सकता है। नेक्स्ट आपके सामने है कि कार्बन का कौन सा गुण है जिसमें वह कार्बन का लंबी श्रृंखला बनाता है? तो श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण, अम्लीयता का गुण नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। श्रृंखलन का गुण होता है, यानी श्रृंखला बनाते जाता है, वो एक दूसरे से खुद कार्बन अकेले जुड़ते चला जाता है, कार्बन में कार्बन जुड़ के चैन बनाता है। कह रहा है सहसंयोजी यौगिक साधारणतः क्या होता है? तो सहसंयोजक यौगिक हमेशा देखिएगा कि पानी में नहीं घुलेगा, वो अघुलनशील होगा, लेकिन अगर यहीं पर लिखा रहता कार्बनिक तरल में तो एकदम घुल जाता, कार्बनिक तरल में यह घुल जाता, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश ताप पर द्रव का वाष्पीकरण होता है? किस ताप पे मतलब द्रव का वाष्पीकरण होता है? तो आंसर क्या डालिएगा दोस्त आप कहिएगा कि सर क्वथनांक के ऊपर जाने पर द्रव का वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द्रव की सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण क्या करता है? तो कह रहा है हवा के कणों के साथ अधिक बल से खींचे जाते हैं, मतलब हवा आता है उसको ऊपर के मतलब बल लगाकर अपना एक स्पेशल ऊर्जा देकर उसको खींच कर ले जाता है अपने साथ, ऊपर वाले कण। तो वाष्पीकरण हमेशा सतही प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? अब तत्व नहीं है से बताना है। ऑक्सीजन, ब्रोमीन, जिंक, ये सब है, मार्बल नहीं है, पहला ही आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, CaCO3 उसको बोलते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है। तो फिर से ध्यान रख, नाइट्रोजन की संयोजकता पूछ दिया है तो आंसर आप डालिएगा 3, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन आकर कनेक्ट होंगे तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम है, मतलब इन तीनों में क्या कुछ तो खास होगा। तो आंसर हो जाएगा क्या कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। सोच के देखिए, इन चीजों में भी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होता है, सेल वॉल, जो कि पौधों में होती है, लेकिन इसमें भी पाया जाता है, वही बात यहां कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा कि डैश वायु प्रदूषण संकेतक है, लाइकेन को बोला जाता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषक होता है। लाइकेन का पौधा होता है, अगर वो झुलसने लग जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि वो क्या होता है, वहाँ प्रदूषण होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लाइकेन क्या क्या चीज़ से बना, तो ये दोनों चीज़ से बना है, कवक और शैवाल से बना हुआ है। ठीक है, काई जिसको बोलते हैं, काई, लाइकेन क्या है, काई को बोल रहे हैं हम, कोई और चीज़ को नहीं। जैसे चापाकल वगैरह के नीचे काई, जहाँ पानी लगातार गिरता है वहाँ काई होता है ना, उसी को लाइकेन बोलते हैं। अगर वो सूखने लगे तो समझिए कि वहाँ पे प्रदूषण बढ़ गया है। किंगडम मोनेरा में शामिल है, किंगडम मोनेरा में बायोलॉजी का सेक्शन आ गया, ध्यान रखिएगा। किंगडम मोनेरा में शामिल है, 30 क्वेश्चन आपने उस समय से केमिस्ट्री का किया। किंगडम मोनेरा में क्या शामिल है, बैक्टीरिया, डाइनोफ्लेक्लेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, क्या है, तो बैक्टीरिया ही है किंगडम मोनेरा में। इसको पढ़ देता हूँ जरा, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में शामिल है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, केंद्रक रहित, मतलब केंद्रक नहीं होता ऐसे जीव शामिल है। मोनेरा किंगडम के 2 समूह में विभाजित किया जाता है। ये सब इसके एक कोशिकीय जीव है। इसे पढ़िए, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं किया जाता है, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं किया जाता। आंसर हो जाएगा आपका प्लेटी हेलिमेंथस द्वारा। आर्गन सिस्टम का स्तर का संगठन वह है जिसमें विभिन्न, यहां देखिए क्या है से बता रहा हूं, विभिन्न ऑर्गन एक साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं। तो प्लेटी हेलिमेंथस में ऐसा नहीं होता है। एक चीज यहां नजर पड़ गया है, इसे जरा देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है फ्लैट वर्म, इसी के अंतर्गत आते हैं, फीता कृमि उसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। आंसर पहला ही हो जाएगा, हिस्टोन के बिना डीएनए, डीएनए हिस्टोन के बगैर होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक जीनोम में। यहां एक लाइन है, इसे जरा पढ़िए, कह रहा है हिस्टोन गुणसूत्र के प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है, गुणसूत्र के प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को गुणसूत्र में लपेटते हैं। हिस्टोन के साथ डीएनए यूकैरियोटिक जीनोम में होता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, ये गलती कभी मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, फास्फोरस लिपिड के बने होते हैं प्लाज्मा झिल्ली। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली, ऑप्शन देख लीजिए, प्लाज्मा, लेम्मा, टोनोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली और मध्य पटलिका। तो आंसर हो जाएगा रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या कहिएगा, ध्यान दीजिए, टोनोप्लास्ट कहिएगा। तो टोनोप्लास्ट एक साइटोप्लाज्मिक झिल्ली है जो कि पादपों की कोशिका के भीतर रिक्तिका के चारों तरफ से घेरने वाली, अर्थात आवरण प्रदान करने वाली एक झिल्ली होती है। टोनोप्लास्ट वैक्यूलर झिल्ली के ऊपर भी पाई जाती है। टोनोप्लास्ट रिक्तिका को साइटोप्लाज्मा से अलग करते रहती है। नेक्स्ट है कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा पॉलीप्लाइड कहेंगे इसको। जिन कोशिका में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं पॉलीप्लाइड कहते हैं। कोशिकाएं अक्सर पौधे में पाई जाती हैं, गेहूं, चावल, तंबाकू आदि में। अगुणित कोशिका वे होते हैं जिसमें गुणसूत्रों की कोई पूर्ण सेट नहीं होती है, और द्विगुणित कोशिका वे होते हैं जिसमें गुणसूत्र के 2 पूर्ण सेट होते हैं। ये सब 12th क्लास की है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं 10th में सोचते रहिए कि है कि नहीं, 10th में नहीं है सब। अगला कहता है स्टैटम अंकुरन किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है, 12th क्लास। फिर से आंसर हो जाएगा स्तंभाकार उपकला। मैं पढ़ देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट 12th नहीं सही से पढ़े होंगे। कह रहा है स्टैटम अंकुरन स्तंभाकार अंदरूनी परत है जो कि लंबी बेलनाकार कोशिका से बनी होती है। ये कोशिका नए त्वचा कोशिका के निर्माण करती है, त्वचा के लचीलेपन और रंग प्रदान करती है। क्यूबाइडनल एपिथेलियम
सिलेंटेड एपिथेलियम और पपरीदार एपिथेलियम अन्य प्रकार के उपकला है, विभिन्न अंगों और स्तरों में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रहित कोशिका का उदाहरण है, मतलब समूह है जीवाणु रहित। तो आंसर आप डालिएगा जीवाणु रहित कौन है, प्लेग है, लिप्रोसी है, डिप्थीरिया। इसमें जीवाणु से होने वाला कोई भी रोग नहीं है। अब यहाँ पे रोग जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हर हाल में आप चार्ट पर लिख के और याद कर लीजिए, क्योंकि रोग से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवाणु जनित रोग देख लीजिए, पहला है टिटनस, टिटनस जीवाणु से होने वाला है। फिर कह रहा है दूसरा लिप्रोसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया। नेक्स्ट है कि विषाणु से होने वाला है खसरा, चेचक, पोलियो, एड्स, डेंगू ज्वर कह सकते हैं। हर्पिस से मेनिंजाइटिस, बहुत खराब है बीमारी हर्पिस, मेनिंजाइटिस और हर्पिस ये दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है फफूंदी या कबक से होने वाला खुजली, दाद, खाज, दम्मा, एथलीट फुट, गंजापन, ये सब एकदम हर हाल में चार्ट बना के रख लीजिए। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर टकरा जाएंगे इतना ही चार्ट से। काला जार रोग का उस्मायन अवधि क्या है, मतलब काला जार रोग का जो दिखने का है कि कितने देर में दिख जाएगा। तो आइए इसका डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। तो आंसर दीजिएगा आप 2 से 4 माह, 2 से 4 माह के बाद कालाजार आपको सही से दिखते हैं। कालाजार के रोग के इतना अवधि है, इसे काला बुखार भी कहा जाता है, दम बुखार के नाम से भी जाना जाता है। बुखार, वजन घटना, जिगर, प्लीहा, सूजन आदि ये सब लक्षण इसमें दिखाई देने लगते हैं। तो 2 से 4 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करिए जरा। छुई मुई के पौधे में पत्तियों के झुकना किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा पहला, टर्गर दबाव में परिवर्तन के कारण। होता क्या है कि उसमें पानी भरे रहते हैं और जब हम छूते हैं तो पानी उसके टिप पे चले जाते हैं, जिसलिए वो आपस में चिपक जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको भी पढ़ लेते जरा। इसमें क्या लिखा गया है, छुई मुई के पौधे की पत्तियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। जब हम इनकी पत्तियों को छूते हैं तो इसमें कुछ रासायनिक वैद्युत संकेत उत्पन्न हो जाते हैं, जो कोशिका के अंदर के तरल पदार्थ को तने में वापस भेजते हैं, जिससे कोशिका का टर्गर दबाव कम हो जाता है और इसका कोशिका सिकुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को टर्गर लॉस भी कहते हैं। इसमें पत्तियों का तनाव समाप्त हो जाता है और वे झुक जाते हैं। टर्गर दबाव वह दबाव है जो कोशिका के अंदर तरल के पदार्थ की कोशिका में दीवार पर लगाया जाता है, पत्ती के दीवार पर लगता है और वो झुक जाता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना डैश के नियंत्रण होता है। कौन इसको करता है? तो गार्ड सेल बोलते हैं इसको, ठीक है, गार्ड सेल के द्वारा किया जाता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। गार्डछिये कोशिकाएं रंध्र के दोनों तरफ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वायुमंडल की CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? CO2 पत्ती में किसके द्वारा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस नहीं, विसरण द्वारा जाया जाता है। गैस जब भी जाएंगे तो विसरण द्वारा, लिक्विड जब भी जाएंगे तो ऑस्मोसिस द्वारा। लिक्विड के लिए ऑस्मोसिस है, जैसे वो आप सुने होंगे, क्या इसको बोला जाता है कि नमक के पानी में जब हम नॉर्मल पानी में जब किशमिश रखते हैं फूल जाता है, नमक के पानी में सिकुड़ जाता है, तो वहाँ ऑस्मोसिस हो रहा होता है। विसरण हमेशा होता है गैस के बीच में। नेक्स्ट कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो आयन मंडल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। सॉरी माफी चाहते हैं, यह समताप मंडल में पाया जाता है। पहले है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर है समताप मंडल, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं, ओजोन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला गैस है। रासायनिक सूत्र O3 होता है। वायुमंडल में लगभग 90% ओजोन पृथ्वी की सतह से 15 से लेकर 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर दिया रहता है। समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य के पृथ्वी तक आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी को सुरक्षा देती है। नेक्स्ट कह रहा है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। 1970 में किया गया था उत्तराखंड में। ये 3 बात याद रखना। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में गोपेश्वरम में चिपको आंदोलन शुरू कर दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने भी की थी इसका आंदोलन का समर्थन, और साथ में सुंदरलाल बहुगुणा ने तब प्रयाण थे, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इसमें किया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आप डालिएगा नई दिल्ली में है, ठीक है, क्योंकि इसे भी याद रख सकते हैं, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में, इसलिए दिल्ली में बनाया गया। 1974 के अंदर, सितंबर 1974 में इसको बनाया गया था। उसके बाद कह रहा 1981 में इसके अंदर भी कुछ चेंजिंग लाया गया था, कुछ नियम अधिनियम बनाया गया था। और ये काम का बात नहीं है, आगे ये इसके अध्यक्ष वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, क्या कहलाएगा?
सोचिए, मतलब ध्यान रखिएगा, भोजन शरीर के अंदर लेगा और एंजाइम की उपस्थिति के कारण पचाता है। तो हमेशा याद रखिए, इसी को होलोजोइक बोलते हैं। जितने भी जीव जो ठोस पदार्थ को ग्रहण करते हैं चबा चबा के, उसके बाद या निगल जाते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया होता है, उसमें बोलते हैं हम लोग होलोजोइक। परजीवी में दूसरे से भोजन लेते हैं, मांसाहारी तो मांस खाते हैं, मृतजीवी मरे हुए सड़े गले चीज पर रहते हैं। प्रोसेस जरा देख लीजिए क्या क्या होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का निगलना होता है, इसमें चूस कर निकलना। पाचन होता है, इसमें भोजन का एंजाइम की उपस्थिति में मदद करता है। अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन में से भोज्य पदार्थ मतलब एनर्जी निकल के जाता है कोशिकाओं तक। फिर कहता है आत्मसिद्धीकरण होता है, जिसमें से ऊर्जा प्राप्त होता है। लास्ट में उत्सर्जन, यानी शरीर के बाहर उसे निकाल दिया जाता है। ध्यान रखिए, खाना पचने के बाद हमको उसी समय एनर्जी नहीं मिलता, पहले उसको कोशिका तक पहुंचाया जाता है, ब्लड लेकर जाता है और वहां पे जाकर एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें है? अब श्वसन करने वाला जड़ कौन है? तो इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोरस। 12th का क्वेश्चन है कि श्वसन मूल न्यूमेटोफोर वे जड़ है जो कि जलीय और नमीय स्थान वाले पौधे में पाए जाते हैं। ये जड़ें वायु की संग्रहित करते हैं और पौधे में श्वसन की मदद करते हैं। आमतौर पर ऊपर की ओर उभरे हुए होते हैं, मतलब ऐसा जमीन जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे इसके जड़ बाहर हवा में निकले हुए रहते हैं। तो सबको लगता है यार जमीन के अंदर से ये जड़ बाहर क्यों निकल रहे हैं? इसलिए निकले रहते हैं ताकि वो क्या कर सके, अच्छे से अवशोषित कर सकता है ऑक्सीजन को। मकई का पौधा में भी देखेंगे जड़ ऊपर में ढेर सारे निकल जाते हैं। ठीक कह रहा है कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे एथिलीन, C2H4। एथिलीन क्या है? पकाने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो कॉपर टी, कंडोम, डायफ्राम सभी है। ये सभी एक तरीका है जिसके द्वारा क्या होता है कि गर्भ का निरोधन किया जाता है। ध्यान रखिए, गर्भ निरोधक प्रक्रिया का उपयोग मादा प्रजनन तंत्र में गर्भाशय को रोकने के लिए किया जाता है, गर्भावस्था को रोकने के लिए। कॉपर टी हो गया, कंडोम हो गया, डायफ्राम, ये सभी गर्भ निरोधक सामग्रियाँ हैं। ध्यान रखिए, कॉपर टी महिला यूज करती है, महिला के शरीर के अंदर फिट कर दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म जाते हैं तो वो मर जाते हैं। कंडोम जो होते हैं पुरुष द्वारा यूज किया जाता है। उसी तरह गर्भ निरोधक प्रक्रिया मतलब अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। गर्भ का निरोधन करना, अस्थायी गर्भ निरोधन हेतु गर्भ निरोधक गोलियां आता है, कॉपर टी आता है, कंडोम आता है, डायफ्राम आदि है। गर्भ निरोधक सामग्री उपकरण ये सब है। और अस्थायी प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि प्रजनन तंत्र के मतलब नलियों को काट दिया जाता है, ताकि क्या होता है, ऑपरेशन करा लेना जिसको बोलते हैं गर्भ निरोधक ऑपरेशन। उसके बाद फिर दोबारा कभी मां नहीं बना जा सकता। फिर वो अगर अगली बार बनना है तो फिर से उसको पाइप को काट के फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगी और चांस भी कम है। अब भ्रूण पोष हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है कहाँ पे? तो भ्रूण पोष हो जाता है। कुछ पादपों में बीजों में खाद्य पदार्थों के सहन हेतु एक अन्य विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, भ्रूण पोषण कहते हैं। और कहता है ये जो अधिकांश आवृत्त बीजी पादपों में ये भ्रूण पोषण मौजूद होते हैं। जनन के दौरान बढ़ते हुए पादप भ्रूण पोषण प्रदान करते हैं। गेहूं, मक्का, जौ ऐसे अनाजों में भ्रूण पोषण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में डालिए। भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहला है या दूसरा है? आप यहाँ देख भी सकते हैं, आपने कमेंट्स कर दिया होगा। तो भारत दूसरा नंबर पे है। आगे बढ़िए, उतना टाइम नहीं दीजिए इस पर। कह रहा है कि मनुष्य में सामान्यतः गर्भकाल कितने दिनों का होता है? मतलब एक मनुष्य में एक लेडीज जो होती है कितने दिन तक गर्भ धारण करती है? तो आंसर क्या डालिएगा आप? 280 दिन या 40 सप्ताह। सप्ताह में 40 सप्ताह या 280 दिन का होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। कहता अधिकांश गर्भाधारण 37 से 42 सप्ताह तक चल जाती है। निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका विरासत के माध्यम से विकास। जो विरासत में मिला माध्यम से उसका नहीं है। डार्विन बाद में ऐसा नहीं कहता। प्राकृतिक चयन है, योगात्मक उत्तरजीविता है, जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये सभी डार्विन साहब का सिद्धांत में है। मैं पढ़ देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको पढ़ लीजिए जरा। कहता है डार्विन के सिद्धांत में तो विरासत के माध्यम से विकास का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक चयन, जिसमें जीवों के जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है और वे जीव अपने वातावरण के लिए योग्यतम होते हैं, वे उत्तरजीविता रहते हैं और अपने गुण को अगली पीढ़ी तक बढ़ाते हैं। अगर उसमें ताकत नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, जैसे डायनासोर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, ये सभी खुदाई भी किया जाता है, समय डेटिंग भी किया जाता है, DNA का अनुक्रमण या निर्धारण भी किया जाता है।
दोस्त 34 मिनट हुआ है और आपका सहयोग की ज़रूरत है। 60 क्वेश्चन पहुंच गया है, 100 क्वेश्चन तक हमको जाना है। साथ देते रहिए दोस्त, विश्वास कीजिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जिसको सपनों में नहीं आप सोच सकते, बस साथ देना आपका बनता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था में प्रदर्शित करता है? विरामावस्था को प्रदर्शित करने वाला डी है दोस्त। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन ये विरामावस्था होता है। अब कैसे जान गए? ये दोनों सी और डी तो एक रंग है, तो इसके पीछे आपको यहाँ ध्यान देना होगा। इधर स्पीड है और इधर टाइम है, तो समय तो बढ़ रहे हैं, ऐसे में जा रहा है, यानी कि समय तो बढ़ते चला जा रहा है, बट आप देखेंगे ऊपर की ओर नहीं बढ़ रहा है, तो स्पीड रुका हुआ है, यानी एक जगह रुक के आगे बढ़ रहा है, समय खाली बढ़ रहा है आगे। उसी बात को यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, आप देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस गलत लिखा हुआ है, त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये स्क्वायर इस पे सर पे होना चाहिए था, मतलब ये इसके सर पे होना चाहिए, एस के, गलती से 2 अलग लिखा गया। 2 सेकंड के पश्चात इसका चाल क्या होगा? तो देखिए कितना आसानी से। सबसे पहले हम बस का प्रारंभिक वेग मान लेंगे, u बराबर 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, त्वरण इसका एक्सेलरेशन a दे दिया गया है, 4 मीटर स्क्वायर यहाँ सही लिखा गया है, पावर 2 सर पे दिया गया है। टाइम 2 सेकंड दिया गया है। v निकालना है आपको, अंतिम वेग निकालना है। फॉर्मूला आपको याद रखना, v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस at होता है, एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ये सब चीज़ ध्यान रखना है फार्मूला का। फिर कह रहा है इसमें वैल्यू डालेंगे, निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला नहीं पता है, मेन इसमें फार्मूला ही है, फार्मूला पता है तो बन जाएगा, अन्यथा आप नहीं बना सकते। एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? ऑडोमीटर क्या मापता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो अब कौन सा यंत्र क्या मापता है, यहाँ पे दिया गया। इस चार्ट को आप लिख कर अपने पास रख लीजिए, 1 नंबर आपको दिलाएगा। माप यंत्र है अनुप्रयोग, तो ऑडोमीटर नापता है गाड़ी या वाहन द्वारा दूरी। एक है अल्टीमीटर, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई माप देगा। लैक्टोमीटर दूध के अंदर घनत्व मापता है। एनीमोमीटर वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है, कितना ह्यूमिडिटी यानी कि पानी की मात्रा है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट है, यही में से एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से लिख के रख लीजिए। संवेग का नहीं तो स्क्रीनशॉट अभी कर लिया कीजिए और बाद में लिख लीजिएगा। संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? संवेग का पूछा जा रहा है, तो संवेग का सबसे पहले सूत्र जानिए। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान को केजी में नापा जाता है और वेग को नापा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड में नापा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ तो ऑप्शन नहीं बनाएगा, नहीं तो ऐसे एक पर का लाइन दे देगा बीच में, केजी पर मीटर सेकेंड पर, सॉरी हम गलत बोल दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वो हो गया, ध्यान रखिए। मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं, हम आपको बता रहे लिख के, हम ये बोलना चाह रहे थे जो नहीं बोल पाए। ऐसे लाइन देकर मीटर पर सेकेंड लिख देगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है, बी नंबर। बात समझ में आया? ये जो तिरछा लाइन होता है ये भी होता है, तो ऐसे भी दे सकता है। ये जान के ऐसे दिया था कि बच्चे अगर कंफ्यूज थोड़ा सा करे। नेक्स्ट आपके सामने है, चंद्रमा के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? चंद्रमा की सतह पर तो 1/6 हो जाता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए। पृथ्वी की सतह पर जी के मान से कम होता है वहां पे, तो 1/6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का मापा जाता है, तो आभासी वजन, मतलब कि एक अप्रूफ लगाया जाता है, अच्छा कितना वजन है, इसको आभासी वजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, यह वजन बराबर है कितना न्यूटन के बराबर? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला जानना होगा कि भार या वजन बराबर होता है मास गुना ग्रेविटेशन, मतलब जी। तो 20 गुना 9.8 डालिएगा, केजी में दिया हुआ था, तो इतना न्यूटन निकल के आ जाएगा। ये इसका मतलब फोर्स। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, क्या चीज पर निर्भर नहीं करता? तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, शुरू वाले वेग पर निर्भर नहीं करता है कि कितना वो कार्य कर रहा है। विस्थापन पर निर्भर करता है, ये सही है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर एकदम सही बात है, लगाए गए बल पर एकदम सही बात है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। कार्य बराबर क्या होता है दोस्त? एफ एस कॉस थीटा होता है। कहता है जिसमें लोहा भी तैर सके वैसा धातु क्या है? तो मरकरी हो जाएगा। वैसा धातु क्या है? मरकरी, क्योंकि लिक्विड अवस्था में मरकरी ही रहता है ना, तो इसीलिए, क्योंकि मरकरी का डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। कह रहा है, ऊपर कर दो जरा क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा?
तो हमेशा याद रखिएगा आंसर होगा ध्रुव रेखा पर। ध्रुव रेखा जो होता है उस पर जी का मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। 4 द्रव है ए बी सी डी का अपेक्षिक घनत्व आपको दिया गया 1.26, फिर दिया है 1, फिर दिया 0.8, 13.5। एक वस्तु को इस सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है, इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ रहेगा? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा? इसके द्रव्यमान पे, सॉरी इसके घनत्व पे। मैं इसे पढ़ के अच्छे से समझा देता हूँ जरा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए द्रव में ए बी सी डी अपेक्षित घनत्व इतना 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 है। द्रव स्थिति के नियमानुसार द्रव का घनत्व सबसे अधिक होता है। उस द्रव में उस किसी वस्तु को डूबने पर द्रव, एक मिनट, वस्तु का सबसे कम डूबती है। एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? पहले पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन अच्छे से। यह द्रव अलग अलग घनत्व का है, सेम वस्तु को सब में डाला गया है, ठीक है। उतना छोड़िए, यहाँ पे कहिएगा द्रव में उस वस्तु का सबसे ज़्यादा हिस्सा डूबता है। इस प्रकार उपयुक्त दिए गए द्रवों में अपेक्षित घनत्व 13.5 वाले द्रव में किसी वस्तु को डूबने पर उस द्रव में उस वस्तु का सबसे कम हिस्सा डूबेगा, क्योंकि अपेक्षित घनत्व 0.8 वाले द्रव में किसी वस्तु को डूबने पर वस्तु के सबसे ज़्यादा हिस्सा डूबेगा। वही तो मैं सोच रहा था, आंसर में कुछ गलती दिया हुआ है, बस समझ में आ रहा है। आंसर गलत है, ये होगा दोस्त, ए सी है ना, सी में सबसे ज़्यादा डूबेगा 0.8 में, ठीक है। यहाँ आंसर देखिए दिया गया ए, तो ए में तो नहीं डूबेगा, तो ये गलत दिया गया है आंसर। आंसर होगा आपका सी, ध्यान रखिएगा। द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाए वाले बल वाला दाब क्या कहलाएगा? तो सभी सत्य है। पहला कह रहा है कि द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, एकदम करता है। ज़्यादा घनत्व वाला द्रव है तो ज़्यादा दाब लगेगा। प्रत्येक दिशा में समान रहता है, ये भी सही बात है। पात्र के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही बात है। पात्र के ऊपर में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना उससे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, P बराबर होता है प्रेशर बराबर H गुने डी गुने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 20√3। कैसे निकलेगा आइए उसे देख लेते हैं। किसी ध्वनि में निम्नलिखित कारण पर पहले प्रत्यास्था, जिसको बोलते हैं प्रत्यास्था बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। फिर घनत्व है डेंसिटी, घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग घट जाता है, घनत्व जितना होगा उतना घट जाएगा। भी प्रोपोर्शनल होता है √1/d, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तापमान। तापमान के बारे में कहता है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि का वेग तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि भी वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √t के। तो कितना 20 मीटर पर सेकेंड था, तो हमने क्या किया T1 बराबर ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। 27 डिग्री है तो इसको केल्विन में बदलेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। T2 बराबर 127 डिग्री कह रहा है, तो 127 में 273 300 केल्विन निकल कर आएगा। उसके बाद हम उसका अनुपात करेंगे V1 V2, तो इधर हो जाएगा √T1 बटा √T2, तो एक ही बार में लिख दिया √T1 बटा T2, 30 300 400 और ऐसे करके निकालेंगे तो V2 बराबर 20√3 आ जाएगा। मैं फुल स्क्रीन में एक बार कर दे रहा हूँ इस पूरे को। आप अच्छे से क्या कीजिए, यहाँ से आप इसको एक बार रोक कर अच्छे से देख लीजिए। कैलकुलेशन खुद से देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती है, ठोस में, द्रव में, गैस में, कहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलेगा। क्वेश्चन अगला है कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। सोनार में कौन सा प्रयोग किया जाता है? अपश्रव्य तरंगों का, पराध्वनि तरंगों का, रेडियो तरंगों का, सुनने योग्य तरंगों का। नाम सुन के ही लगा होगा, एक ऐसा इसमें दिया हुआ है जो कि आंसर आपको फिल हो गया होगा। आइए इसके डिटेल को जान लेते हैं। एक ही ऑप्शन में ध्वनि जैसा कुछ लगा हुआ था, वही आंसर होगा, यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ है देखिए, पराध्वनि उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्ट करने वाला ध्वनि।
नीचे टकराकर और उस जगह से आता है। दक्षिण भारत के तटवर्तीय क्षेत्र में जाड़े के दिन में होने वाले वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईवीएस में कह सकते हैं आप। तो पश्चिमी विक्षोभ आंसर होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उधर ऐसा होता है। नेक्स्ट है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा क्या नवीकरणीय है, जिसको आप बार बार मतलब प्राप्त कर सकते हैं। अनवीकरणीय जिसको बार बार प्राप्त नहीं कर सकते, कोयला ये सब जो है अनवीकरणीय में आ जाता है। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? जल। मिट्टी सबसे ज़्यादा इसी कारण कटते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है? मृदा प्रदूषण का कारण पहला हो जाएगा आपका रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषित हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो हर कोई जानता है 21% है ऑक्सीजन। कि कौन सा कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रख लीजिए। नाइट्रोजन स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, 78.08%। ऑक्सीजन की बात करें 20.95 यानी 21%। आर्गन के बारे में कहता है 0.93% यानी 1%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.02% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय हो सकता है? तो वन लगाने से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? तो वृक्ष को बचाना रखा गया था कि पेड़ पौधा कोई नहीं काटे। 1970 में बताया था उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा इसके मेन थे, उसके अलावा भी थी महिलाएं थी, एक पुरुष थे। मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो हर बार आया है, एक बार आएगा ही आएगा। असम में है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए कौन कहाँ पे है। पलामू वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है, ये सबको याद रहता है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है। गिर गुजरात में जा रहा था, गिर गया, गुजर रहा था रात को, तो ट्रिक रहेगा याद आपको। पाखाल वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में अंधा है, पाखाल समझ रहे हैं आप, ट्रिक लगा लीजिए। काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान असम में है, काजीरंगा। नेक्स्ट है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है, सिमलीपाल। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा इस सारे को, यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है? सबसे बढ़िया जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें से तकरीबन 98% तक एंथ्रासाइट में क्या होता है कि कार्बन की मात्रा होता है। ये गैर नवीकरणीय है, अभी मैंने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा क्या है? तो कोयला को जीवाश्म ऊर्जा बोला था, ये सब जीवाश्म ऊर्जा नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ऊर्जा है। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड कहाँ पे है? तो ओडिशा में है, हीराकुंड बांध या जल। अब यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश है, सतलज नदी पर है। फिर कर रहा है इडुकी बांध, इडुकी बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल में है, पेरियार नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना है गुजरात में, नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध जल विद्युत परियोजना ओडिशा महानदी पर है। इंदिरा गांधी बांध परियोजना मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर है। तो इस सारे को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो बहुत आसान है, परतदार चट्टान में पेट्रोलियम मिलता है। और उस पेट्रोलियम से बहुत चीज़ निकाला जाता है, किरोसिन, डीजल, गैसोलीन, पेट्रोल, मोम, बहुत चीज़, टायर बनाने के लिए जो कृत्रिम रेशा वगैरह होता है वो सारे चीज़ निकाले जाते हैं। फिर कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का फिजिक्स में अब एंट्री कर गए आप यहाँ से, तो 87 का आप आंसर क्या देंगे बताइए? कूलम है, कूलम से विद्युत आवेश को नापते हैं। हाँ सही तो है, हम विद्युत धारा सोच रहे थे मन में, इसीलिए थोड़ा सा हो गया, लगातार बोल रहे हैं ना कुछ देर से। याद कीजिए, ये सब याद रखना। इसमें से एक क्वेश्चन आएंगे। वैद्युत आवेश कूलम से नापा जाता है, वैद्युत प्रतिरोध ओम से नापा जाता है, वैद्युत धारा एम्पियर से नापा जाता है, वैद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर से नापा जाता है, वैद्युत विभवांतर वोल्ट से नापा जाता है। वैद्युत से रिलेटेड जितना था एक जगह आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या दीजिएगा? R बराबर V/I। दो तीन सूत्र है, ये पूरे सूत्र को याद रखिए। ये सारे सूत्र में से कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। V बराबर V प्रोपोर्शनल I होता है, V जो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक प्रतिरोध आता है, तो R बराबर VI हो सकता है। या प्रूफ करके भी बता दिया आपको। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर नापा जाता है वोल्ट मीटर से। विभवांतर हमेशा वोल्ट मीटर से आता है। किससे क्या नापते हैं उसको याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अमीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा के नापता है। वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत धारा में प्रवाहित विभवांतर को नापता है, वोल्टेज को। गैल्वेनोमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करता है। अल्टीमीटर से वायु
वायु यान की ऊंचाई मापते हैं, और एनीमोमीटर से वायु के वेग को मापा जाता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना रहता है, हर कोई जानता है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, इसका मिश्र धातु है, निकेल और क्रोमियम से मिश्र धातु बना हुआ है। नेक्स्ट है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा सबसे अच्छा चालक। नेक्स्ट आप 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व यानी समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको। तो पार्श्व क्रम में हमेशा फार्मूला क्या होता है, आइए उसे देख लेते हैं। 3 और 6 है, फार्मूला आपका हो जाता है 1/r बराबर 1/r1 और 1/r2 को जोड़ना है। तो ये हो गया तरीका, 1/3 प्लस 1/6 निकाल के आएगा। ये लाइन पर ध्यान दिए, मैं बॉक्स करता हूँ, ये लाइन को फोकस करिए, इसको पलटना होता है। तो 9 जब आप 18 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, और इसको पलट दीजिएगा तो आंसर होगा, यानी 2 ओम हो जाएगा आंसर। नहीं पलटे तो फिर गड़बड़ है। नेक्स्ट विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो अभी थोड़ा देर पहले देखिए अमीटर, कौन कौन यंत्र को देखिए। अमीटर से विद्युत परिपथ में होने वाले धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से विद्युत धारा में प्रवाहित विभवांतर नापते हैं। गैल्वेनोमीटर से परिपथ में उपस्थित विद्युत धारा पता करते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं वायुयान का, और एनीमोमीटर से नापा जाता है वायु का वेग। टंगस्टन करा है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन का पिघलन है जो 3422 डिग्री सेल्सियस पर जाकर ये पिघल जाता है टंगस्टन, जो कि बल्ब के अंदर होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति कितनी होती है, कितना हर्ट्ज पर वो आता है? तो 50 हर्ट्ज आंसर याद रखिएगा। हमारे यहाँ इंडिया में आता है, अदर देश में अलग होता है। मुझे पहले लगता था नहीं होता है, ये सब कहने की बातें, लेकिन सच में अलग होता है हर्ट्ज। निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हवा में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। किस चीज़ में कितना चाल है हमेशा याद रखिए, आता है क्वेश्चन। कांच में हमेशा लिखिए 2 लाख नहीं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पानी में याद रखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हीरा में याद रखिएगा 1.20 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर नायलॉन में ये याद नहीं रखें, नायलॉन और तारपीन का तेल भूल जाइए। कांच, पानी, हीरा, इसमें याद रखिए। फिर कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में आंसर होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि बड़ा फोटो बनाता है, उत्तल छोटा फोटो बनाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपके सामने कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो कह रहा है दूर की वस्तु को निकट की वस्तु को, दूरदृष्टि दोष है ना, तो दूर की वस्तु को अच्छा से देख सकता है और नज़दीक वाला को नहीं देख सकता है। उल्टा होता है, ये देखिए, ध्यान रखिएगा। नाम में है दूरदृष्टि तो निकट नहीं देखेगा, निकट दृष्टि तो दूर नहीं देखेगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस पर हो जाता है, तभी तो आंख पर सही रेटिना तक पहुंचाया जाता है। स्नेल के नियम किसको बोलते हैं? तो साइन आई बटे साइन आर को बोलते हैं। ये आंसर पहला ही हो जाएगा। स्नेल का नियम यही कहता है। अभी क्या है इसको समझिए, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जब होता क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से, ये प्रकाश का लाइन जो है दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो आप देखेंगे इसका रास्ता ये था और रास्ता इस पर आ गया, तो कुछ चेंजिंग हो गया, तो यहाँ पे एंगल आई बनता है और नीचे में एंगल आर बनता है। तो इसका जो नियतांक होता है, दोनों को जब आप भाग देते हैं आपस में, तो निकल कर क्या आता है? तो आप कहेंगे सर निकल के आता है, वही कहलाता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमने किया। बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद कि 100 क्वेश्चन तक आप बने रहे, और आपका बनना लाजमी भी है। आप नहीं रहेंगे तो आप गलत कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ तक है बहुत बड़ा काम किए, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपने देखा कि कैसा एग्जाम में आते हैं। अगली बार भी इसी टाइप के आएंगे, अगली बार भी इसी टाइप के आएंगे। तो इसका प्रैक्टिस करना है। मुझे लगता है इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो कम से कम 40-50 नंबर आप बना के आएंगे एग्जाम में। आप कहेंगे इतना सर कॉन्फिडेंस, तो बहुत सारी बातें आपने अभी सीखा है, ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन ही किया है। तो चलिए, आप ये वीडियो आपने अभी साइंस वाला देखा है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं दोस्त कि हमारे YouTube चैनल पे और भी वीडियो चल रही है, मतलब सीरीज चल रही है, क्रैश कोर्स चल रही है, मिशन सरकारी नौकरी ही चल रहा है तो होगा ही। साइंस कंप्लीट कराया जा रहा है आपको, जिसमें डे 2 हो चुका है, और भी वीडियो आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। उसे आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हर एग्जाम में वो काम आएंगे। नेक्स्ट है इसी तरह मैथ्स का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जा रहा है आपको, फार्मूला के साथ, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिया जाता है, एक फार्मूला पर, और आपको समझाया जाता है। इस किताब बगल में दिया गया, इस किताब से आप पढ़ा रहे हैं। डे 3 चल रहा है, उसमें भी नंबर सिस्टम चल रहा है। उसके अलावा एक और सीरीज में बता दूं आपको, जीएस का चल रहा है, बहुत बढ़िया जीएस का कंप्लीट, जीएस विश्व का इतिहास उसमें पढ़ाया है, 7 नंबर वीडियो आ चुका है। और उसके बाद मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में कि दोस्त बने रहिए चैनल पे, हर वो चीज़ आपको मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी तक पहुँचाएगा। पसंद आ गई है वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो आपको तक सही से पहुंच सके। और कुछ दोस्तों में, कुछ ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए, और उन लोग को बताइए। बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, ऑथेंटिक कंटेंट लाऊंगा। जैसा कि शुरू में ही बताया, मैं खुद भी जॉब में हूं, तो मुझे
ऑलरेडी पता है कि कौन कौन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। और 2015 से 2009 से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से, तो बहुत कुछ तो एक्सपीरियंस मैंने किया है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।